बिल गेट्स, बियॉन्से, ओपरा, मार्क जुकरबर्ग, जेफ बेजोस और ना जाने वेस्टर्न वर्ल्ड के कौन कौन से बिलियनरीज के नाम लिए जाते हैं जिनके बारे में दावा किया जाता है कि ये इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं। दोस्तों, सालों से अफवाहें चल रही हैं कि पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन और सेलिब्रिटीज मानवता को नियंत्रित करने और उसके सोचने के तरीके को आकार देने के लिए वैश्विक आंदोलन का हिस्सा रहे हैं। ज्यादातर मामलों में यह मूवमेंट प्रसिद्ध इल्यूमिनाटी का रूप ले लेता है। इल्यूमिनाटी एक ऐसा ग्रुप है जो कथित तौर पर पूरी मानव जाति पर पूर्ण नियंत्रण के लिए जाना जाता है। लोग यहाँ तक कहते हैं कि दुनिया की 90% इकोनॉमी इल्यूमिनाटीज के हाथ में है और दुनिया में वही होता है जो कि ये इल्यूमिनाटीज चाहते हैं। लेकिन इल्यूमिनाटी की वास्तविकता क्या है? वास्तव में वे चाहते क्या हैं? तो चलिए बात कर लेते हैं इल्यूमिनाटीज की हिस्ट्री पर। दरअसल इल्यूमिनाटी नाम वास्तव में लैटिन के बहुवचन इल्यूमिनेट्स यानी प्रबुद्ध शब्द से आया है। यह नाम ज्ञान के माध्यम से स्वयं को इल्यूमिनेट करने के विचार से प्रेरित था और शिक्षा और तर्क के माध्यम से मनुष्य के अज्ञान के बंधनों को तोड़कर अज्ञानता से बाहर आने के लिए रखा गया था। लेकिन यह सब एक ऐसे व्यक्ति से शुरू हुआ था जो वास्तव में अपने बॉसेस यानी मालिकों से बहुत नफरत करता था। एडम वाइसहॉफ, इस नाम को आगे से याद रखिएगा। एडम वाइसहॉफ का जन्म 1748 में हुआ था। जब वह केवल 5 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। उनके पिता की मृत्यु के बाद वह अपने गॉडफादर जोहान एडम वॉन के संरक्षण में आए, जो कि एंगोल स्टेट यूनिवर्सिटी में कानून के प्रोफेसर थे। जोहान एडम वॉन फिलोसॉफी और ज्ञानवाद के प्रस्तावक थे। उन्होंने अपने तर्कवाद से युवा वाइसहॉफ को प्रभावित किया। वाइसहॉफ की प्राइमरी शिक्षा एक जेsuit स्कूल में हुई। बाद में उन्होंने एंगोल स्टेट यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया और 1772 में कानून में डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की। प्रोटेस्टेंट धर्म में धर्मांतरण के बाद वाइसहॉफ को 1773 में एंगोल स्टेट विश्वविद्यालय में कानून के प्रोफेसर के रूप में नौकरी मिल गई, जो मूल रूप से बैटलफील्ड यानी युद्ध के मैदान और जहाजों पर लागू होने वाले कानून थे। कैनन लॉ वह दिशा निर्देश और नियम थे जो किसी धार्मिक संगठन की सरकार चलाने के उद्देश्य से उस रिलीजियस अथॉरिटी द्वारा स्थापित किए जाते थे। कुल मिलाकर वाइसहॉफ चर्च कानून के विशेषज्ञ थे, लेकिन वास्तव में वे पादरी वर्ग के सदस्य नहीं थे। एंगोल स्टेट एक ऐसी यूनिवर्सिटी थी जो ज्यादातर पादरी वर्ग द्वारा संचालित होती थी और सिर्फ पादरी वर्ग नहीं बल्कि जेsuits यानी सोसाइटी ऑफ जीसस के सदस्यों द्वारा संचालित होती थी। बात करें जेsuits की, तो जेsuits की स्थापना 16वीं शताब्दी में पोप पॉल III की स्वीकृति से हुई थी। उनका मिशन वैश्विक प्रचार प्रसार से था, जिसमें शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था और ईसाइयों के विभिन्न संप्रदायों को एक साथ काम करने में मदद की जाती थी। जेsuits ईसाई धर्म की एक मजबूत और ताकतवर, पूरी तरह से ईसाई धर्म को समर्पित सोसाइटी थी और उन्हें दुनिया में कहीं भी जाने और गरीबों और अशिक्षितों की मदद करने के लिए किसी भी विपत्ति को सहने की ताकत रखने वाले की हैसियत से जाना जाता था। जेsuits ने कई औपनिवेशिक क्षेत्रों में विशेष बस्तियां स्थापित की और स्थानीय सरकारों और व्यापारियों की इच्छा के विपरीत अपनी देखरेख में रह रहे लोगों को गुलाम बनने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। क्योंकि बंधुआ मजदूर दूर दराज के उपनिवेशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण होते थे, तो जेsuits के इस कदम से उन्हें आर्थिक प्रगति के रास्ते में खड़े होने के लिए बहुत सी आलोचनाओं का सामना भी करना पड़ा। वैसे जेsuits गुलामी के पूरी तरह से विरोधी नहीं थे। जेsuits दासों द्वारा सहन की जाने वाली क्रूर परिस्थितियों के विरोधी थे। उन्हें लगता था कि दासों के साथ जानवरों जैसा व्यवहार करना बिल्कुल भी उचित नहीं है। दोस्तों, ये वो समय था जब गुलामी एक व्यापक और स्वीकार्य प्रथा थी। लेकिन यह भी सच है कि आर्थिक प्रगति के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, यहाँ तक कि धर्म भी नहीं। ऐसा ही कुछ जेsuits के साथ भी हुआ, क्योंकि जेsuits दासों के लिए कुछ करना चाहते थे। इसलिए सन 1773 में पोप क्लेमेंट 14वें ने जेsuits के आदेश को भंग करने का ऑर्डर दे दिया। हालांकि अभी भी कई जगहों पर जेsuits सत्ता में बने हुए थे, जैसे कि एंगोल स्टेट विश्वविद्यालय, जहां पर एडम वाइसहॉफ पढ़ाते थे। एडम वाइसहॉफ, जिनके बारे में मैंने शुरू में ही आपको बोला था कि इनका नाम याद रखिएगा, तो अब इन्हीं की बात की जाएगी।
हर तरफ से हमले के चलते जेस्यूट्स ने अपने नियंत्रण वाले विश्वविद्यालय में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए ऐसे कर्मचारियों को दबाने का प्रयास किया जो पादरी वर्ग का हिस्सा नहीं थे, जिनमें वाइसहॉप भी शामिल थे। इन सब हालात से निराश होकर वाइसहॉप ने क्रिश्चियनिटी को छोड़कर फ्रीमैसन बनने की ओर रुख किया। लेकिन इस दौर में फ्रीमैसन ऑर्डर अमीर बच्चों के लिए एक डे क्लब बनकर रह गया था, जो कि दर्शन शास्त्र को एक फन और खेल की तरह इंटरेस्टिंग समझते थे। बिल्कुल आज के विपरीत, जहां यह ऊब चुके अधेड़ आयु वर्ग के लोगों के लिए एक डे क्लब है जो दर्शन शास्त्र में इंटरेस्टेड होते हैं। असंतुष्ट वाइसहॉप ने फैसला किया कि वह अपना खुद का एक शानदार क्लब बनाएंगे और उसमें केवल उनके दोस्त या वो ही लोग शामिल हो पाएंगे जिन्हें वह उसके योग्य समझेंगे। फाइनली वाइसहॉप ने इल्यूमिनाटी के विचारों को फैलाने के लिए अपना एक सीक्रेट क्लब बनाया। इस सीक्रेट क्लब में सबसे पहले वाइसहॉप के 6 से 9 सबसे करीबी दोस्त शामिल हुए। तो दोस्तों, इस तरह से एडम वाइसहॉप ने इल्यूमिनाटी की नींव रखी। दोस्तों, भले ही सोशल मीडिया पर कुछ भी कहा जाता हो, लेकिन इल्यूमिनाटी को धर्म से मनुष्य को मुक्त करने में कोई रुचि नहीं थी, बल्कि वे धर्म की प्रैक्टिस और उसे लागू करने के तरीके में सुधार करना चाहते थे। वाइसहॉप का मानना था कि दुनिया को परिभाषित करने में विज्ञान और धर्म को भागीदार होना चाहिए, न कि प्रतिस्पर्धी या विरोधी, और लोगों के पास दोनों में से किसी एक को चुनने के मामले में स्वतंत्र विकल्प होना चाहिए। इल्यूमिनाटी के पहले दौर में इसकी मेंबरशिप के 3 स्तर थे। पहला नोवोइस, दूसरा मिनर्वल और तीसरा इल्यूमिनेटेड मिनर्वल, जिसमें मिनर्वल का मतलब रोमन ज्ञान की देवी मिनर्वा से होता था। इल्यूमिनाटी का लक्ष्य था स्वतंत्रता और नैतिक समानता का राज्य स्थापित करना, लेकिन उनके सामने एकमात्र समस्या यह थी कि सत्ता में बैठे लोगों को इस तरह के एजेंडा में कोई दिलचस्पी नहीं थी, क्योंकि सत्ता में बैठे लोगों का मानना था कि अगर आम लोग इस तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं तो फिर व्यक्तिगत लाभ के लिए उनका शोषण कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, यह एक ऐसा विचार था जो कि पूंजीपतियों के विषय में दुनिया में आज भी लागू होता है। वाइसहॉप ने इल्यूमिनाटी की बैठकों में अभ्यास किए जाने वाले रिचुअल्स की एक ऐसी सीरीज बनाई जो या तो फ्री मैसनरी से बहुत अधिक प्रभावित थी या उसके बिल्कुल उलट थी। इल्यूमिनाटीज के मेंबर्स को उनके पसंदीदा प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े हुए सीक्रेट नाम दिए गए थे। उदाहरण के लिए वाइसहॉप ने अपना सीक्रेट नाम स्पार्टाकस रखा, क्योंकि वह खुद को मानसिक दासता के विद्रोह का नेतृत्व करने वाले विद्रोही के रूप में देखते थे जो उनकी स्वतंत्रता के लिए लड़ रहा था। जैसे तैसे मेंबरशिप रोस्टर 9 व्यक्तियों की संख्या से बढ़कर 2500 हो गया और अब वाइसहॉप ने 13 ऑर्डर्स वाला एक चार्टर बनाया और उसे 3 वर्गों में विभाजित किया। इसमें पहले कुछ ऑर्डर्स इल्यूमिनेट्स माइनर के रूप में जाने जाते थे, दूसरे वर्ग के ऑर्डर्स को इल्यूमिनेट्स डिरिजेंस कहा जाता था और तीसरे वर्ग यानी इल्यूमिनाटी के शीर्ष स्तर को किंग कहा जाता था। वाइसहॉप द्वारा बनाए गए इन रूल्स को देखकर ऐसा लगता है कि वाइसहॉप रास्ते में कहीं भटक गए। एक ऐसा आदमी जिसने लोगों को प्रबुद्ध करने और उन्हें दमनकारी सरकार और विचारधारा दोनों से मुक्त करने का वादा किया था, उसने एक गुप्त समाज बनाया और जहां वह खुद ही राजा बन बैठा। अब सवाल ये उठता है कि इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी ने आखिर किया क्या है? वास्तव में उन्होंने किया क्या है? खैर, उन्होंने यूरोपीय समाज के उच्च वर्ग में ज्ञान और सुधार के विचारों को फैलाने का प्रयास किया, लेकिन वे कभी भी एक पॉलिटिकल पावर नहीं बन पाए। इल्यूमिनाटी नाम की सीक्रेट सोसाइटी का चरम बिंदु सन 1777 में आया, जब चार्ल्स थियोडोर ने बवेरिया की गद्दी संभाली और उसने उदारवाद के विचार को फैलाया, जिसका समर्थन इल्यूमिनाटी पहले से ही कर रहे थे। हालांकि चार्ल्स थियोडोर एक कमजोर सम्राट साबित हुए और जल्द ही सत्तारूढ़ इलीट वर्ग ने उन पर बवेरिया के उदारीकरण को वापस लेने का दबाव डाला। इससे अंततः इल्यूमिनाटी पर सीधे कार्रवाई हुई। उनके उदार एजेंडा को राज्य की सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। हालांकि इल्यूमिनाटी के सदस्यों के पास ज्यादा पावर नहीं थी, लेकिन वे फिर भी सार्वजनिक रूप से अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते थे और राजशाही की खुलेआम आलोचना करते थे, और उनका ऐसा करना उनके अपने लिए ही घातक साबित हुआ।
इस सब के चलते इल्यूमिनाटीज मेंबर्स की मेंबरशिप लिस्ट सार्वजनिक रूप से लीक होने लगी और जैसे ही ये सामने आया कि उदारवादी सत्ता के पदों पर कई इल्यूमिनाटीज बैठे हैं, तो सत्तारूढ़ एलीट वर्ग के बीच सीक्रेट सोसाइटीज को लेकर एक पैनिक फैल गया और इस सब को देखते हुए चार्ल्स थियोडोर ने सभी सीक्रेट सोसाइटीज पर प्रतिबंध लगा दिया, जिसके कारण वाइसहॉप को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा और इस तरह से इल्यूमिनाटी नाम की इस सीक्रेट सोसाइटी का पतन आरंभ हुआ। आज की दुनिया में इल्यूमिनाटी को दुनिया में होने वाले किसी भी युद्ध से लेकर तीसरी दुनिया के देशों में गरीबी तक यानी हर चीज के लिए जिम्मेदार ठहराया जाता है, दोषी ठहराया जाता है। लेकिन फिर भी ऐतिहासिक तथ्य यही है कि इल्यूमिनाटी कभी भी एक थोड़ा बहुत सफल सीक्रेट ग्रुप क्लब से अधिक कुछ नहीं थे, जिसके मेंबर्स बवेरिया में थोड़ी पावर हासिल करने में कामयाब रहे थे। आज की दुनिया में मॉडर्न इल्यूमिनाटीज के बारे में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज प्रचुर मात्रा में पाई जाती हैं, शायद इसलिए भी क्योंकि लोगों के लिए यह मानना अधिक सरल है कि पावर में बैठे लोगों द्वारा उन्मादी या मूर्खतापूर्ण काम इसलिए किया जा रहा है क्योंकि कोई सीक्रेट पावर मास्टर प्लान के तहत उनसे ये सब करा रही है, बजाय ये स्वीकार करने के कि कभी कभी हम खुद ही स्टूपिड लोगों को सत्ता में बिठा देते हैं और सत्ता में आने के बाद ऐसे स्टूपिड लोग अपनी मनमानियां करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? तो इसका सीधा सा जवाब मेरे पास बस यही है कि हमें खुद को इल्यूमिनेट करना चाहिए, माने तर्कवादी और सजग बनना चाहिए, और अगर सीधे से कहूँ तो हमें भी इल्यूमिनाटी बनना चाहिए। तो बस बन जाइए आप भी इल्यूमिनाटी और ले लीजिए दुनिया को अपनी मुट्ठी में। और दुनिया आपकी मुट्ठी में कैसे आएगी ये समझने के लिए देखते रहिए हमारे वीडियोस। साथ ही प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में। शुक्रिया, गुड बाय।